हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? मजे में? गुड। लास्ट ग्रेविटेशन चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके रिगार्डिंग नीट और जेईई के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आपको अच्छे से समझना है। वो समझिए, इससे पहले पूरे चैप्टर की जो समरी है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अच्छे से आप इस समरी को समझ लीजिए, जिससे नीट और जेईई का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा चैप्टर नंबर 8 है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट एक और चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे आप चैप्टर पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इसके जो भी इक्वेशन है उसके साथ मैच होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है चार्ज। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मास है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से बच्चों आप जानते हो, फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। एवरी पार्टिकल इन अ यूनिवर्स attract every other particle with a force which is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them, and the direction of this force is along the line joining the two particles. पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओनली एप्लीकेबल फॉर टू पार्टिकल। फिर हमारा एक क्वेश्चन आएगा कि अर्थ एंड सन इज नॉट अ पार्टिकल बट वी अप्लाई द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों याद रखो, व्हेनेवर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डायमेंशन, इन दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट कंसिडर एज अ पार्टिकल। अर्थ और सन का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कंपैरिजन में अर्थ का जो डायमेंशन है नेग्लिजिबल है। तो ऐसे सिचुएशन में सन एंड अर्थ इज कंसिडर्ड एज पार्टिकल। सो वी अप्लाई द ग्रेविटेशन फोर्स फॉर अर्थ एंड सन सिस्टम। दूसरी बात, यहाँ पे मान लो कि दो पार्टिकल है हैविंग मास m1 एंड m2 and the center distance is r। दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस r है, वो ध्यान रखना। तो ये जो पार्टिकल 1 है इसके ऊपर 2 की वजह से फोर्स लगेगा F12, और ये जो पार्टिकल 2 है इसके ऊपर फोर्स लगेगा F21। Whenever we discuss about particle 1, then we consider F12. Whenever we discuss about particle 2, we apply F21. But when we consider the whole system made by two particles, in this situation, F12 and F21 both are equal and opposite. So the net resultant force become 0. ये दोनों का जो नेट रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, the magnitude of gravitational force act between two particles of mass m1 and m2 lying at a distance r is F equal to g m1 m2 upon r square। F equal to g m1 m2 upon r square, जो आप अच्छे से जानते हो। g की वैल्यू बच्चों याद है आपको 6.67 into 10⁻⁻11, और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है m-1 L3 T-2। अब मुझे जी को डिफाइन करना है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो हम क्या लिख सकते हैं? जी इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अगर मैंने दोनों पार्टिकल का जो मास है 1 यूनिट कंसीडर किया और दोनों के बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो 1 मीटर रखा, या तो यूनिट रखो,
1 यूनिट और मास भी 1 यूनिट केजी। तो ये सिचुएशन में ये तो वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी, तो G इक्वल टू क्या होगा, F होगा। कोई भी पोजीशन पे अगर G की वैल्यू हमें निकालना है तो हम वहां पे यूनिट मास कंसीडर करेंगे, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो यूनिट रखेंगे, तो जो हमें दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा वही हमारा G हो जाएगा। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास, m1 m2 का जो मास है मैंने 1 यूनिट कंसीडर किया, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर या तो यूनिट डिस्टेंस, देन द फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F इक्वल टू क्या होगा, G होगा, जिसकी वैल्यू बच्चों आप जानते हो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, मैंने वेक्टर फॉर्म, अब आपको ये वाला वेक्टर फॉर्म याद नहीं रखना। जब भी आप कोई सॉल्व करोगे क्वेश्चन कि भाई m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg, द पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 इज 1 2 3, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 इज 2 3 4, तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल। तो आपको ये वाली फॉर्मूला याद यूज करना है, G m1 m2 अपॉन r1 माइनस r2 होल क्यूब इन ब्रैकेट r1 माइनस r2। ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है, समझ में आया? r कैप मतलब वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये वाली आपको फॉर्मूला मिल जाएगी। आपको क्या करना है, r1 में से r2 को सब्ट्रैक्ट करना है, पाइथागोरस से उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड यहां रखना है, वेक्टर को यहां रखना है। ठीक है, तो आपको एक वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना अच्छे से समझ में आ गया? ओके, चलो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, एक्सेप्ट एक या दो पॉइंट। ठीक है, चलो, इट इज एक्ट बिटवीन टू बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास, ये आप पढ़ चुके हो। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये भी आपने पढ़ा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को मीडियम पे डिपेंड नहीं है, मीडियम चाहे कोई भी हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज होने वाला नहीं है। द ग्रेविटेशनल फोर्स आर म्यूचुअली इंटरैक्टिव फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि दो पार्टिकल जो है उनके सेंटर के बीच दोनों को जोड़ती हुई जो लाइन है उसके ऊपर लगता है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब भी मैंने आपको समझाया था। मैंने क्या बताया था बच्चों कि द फील्ड और फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द पोजीशन बट इंडिपेंडेंट ऑन द पथ, तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं और फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप सीधा ऊपर ले जाओ या तो घुमा के ऊपर ले जाओ, अगर वर्क सेम मिलता है तो इसका मतलब वो फील्ड वो फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है बच्चों, और वहां पे जो भी फोर्स लगेगा वो कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसका जो क्लोज इंटीग्रेशन है, उसका जो वर्क है फॉर अ क्लोज साइकिल, वो ऑलवेज जीरो होगा। क्लोज साइकिल के लिए उसका जो वर्क है कैसा होगा, जीरो हो जाएगा बच्चों। यहां पे मैंने लिखा है द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पथ, बट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसके ऊपर डिपेंड है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड है। ओके, साथ में वर्क डन बाय इन अ क्लोज लूप कैसा हो जाएगा, जीरो। जहां से आपने शुरुआत की
आप वापस आओगे तो आपका जो वर्क है वो 0 हो जाए। 3 सिचुएशन बताइए। फर्स्ट, कंजर्वेटिवली हमें क्या लिखना पड़ेगा? आपको एग्जाम में पूछे कि भाई डिफाइन द कंजर्वेटिव फोर्स या तो कंजर्वेटिव फील्ड, तो आपको क्या लिखना है? द फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट टू इट्स वर्क बट वर्क इज डिपेंड्स ऑन इट्स initial and final position but independent on its path, and close integration for entire closed loop the work is 0, then the field is known as conservative field and force is known as conservative force. Okay. The gravitational force between two body is independent on the presence of other body, जिससे हम टू बॉडी फोर्सेस कहते हैं। ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे मान लो कि 3 पार्टिकल है, M1 M2 M3। पार्टिकल 1 के ऊपर 2 की वजह से फोर्स लगेगा F12। जब मैं दोनों की बात कर रहा हूं तो ये जो थर्ड पार्टिकल है इसके अंदर इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करता। सेम जब ये दोनों की बात कर रहा हूं, फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल 1 बाय 3, तो पार्टिकल 2 ये दोनों के बीच कोई इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेगा। सेम ये दोनों की जब बात करेंगे, फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल 3 बाय 2, तो पार्टिकल 1 उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम कह सकते हैं कि ये टू बॉडी फोर्स है। कैसा है? टू बॉडी फोर्स। ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स आर टू बॉडी फोर्सेस। The gravitational force by a hollow spherical cell of uniform density on a particle outside the cell is equal to force which can obtain by considering the entire mass of the cell as concentrated on its center। मतलब क्या बच्चों समझो कि मान लो कि ये hollow sphere है, अब ये hollow sphere के अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे है। पाइप समझ लो बच्चों, ये हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर के अंदर 3 सिचुएशन आएगी। पहली सिचुएशन, ए इनसाइड पॉइंट है, ए सरफेस पॉइंट है और ए आउटसाइड द सरफेस पॉइंट है। ओके, अब मुझे जब ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना हो तो ध्यान रखो बच्चों, इनसाइड एट एनी पॉइंट, इनसाइड द hollow sphere, inside at any point the gravitational force is 0. Gravitational force is 0. इतना समझ में आ गया? जब हम बाहर की बात करेंगे, आउटसाइड द hollow sphere, तो एंटायर मास में कंसिडर, में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसिडर एज अ सेंटर। जब हम बाहर एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो उस वक्त ये पूरा जो बॉडी का मास है वो कहां पे आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा। जब सरफेस और आउटसाइड की बात करेंगे तो एंटायर मास टेकन एट द सेंटर, एंटायर मास टेकन एट द सेंटर। यही बात यहाँ पे कहा है हमने कि जब हम आउटसाइड की बात करेंगे, जब हम आउटसाइड की बात करेंगे, आउटसाइड द सेल, ओके, तो एंटायर मास ऑफ द सेल आर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। कहां पे कंसिडर करेंगे? एट सेंटर। ठीक है। The force on the particle at any point inside the hollow spherical cell of uniform density is 0. इसके सेल के inside at any point the gravitational field 0 हो जाएगी और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि at any point inside the hollow sphere is 0. Okay, force कैसा लगेगा? 0। अब hollow sphere के अंदर 1 kg मास रखो
तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा आएगा बच्चों, 0। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो बॉडी पे मास पार्टिकल है सभी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और उनका जो नेट फोर्स आएगा वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि whenever body under the earth gravitational force, the gravitational acceleration is produced. Okay, हम यहाँ पे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि the acceleration produced in a body due to gravitational force of the earth is called the gravitational acceleration of the acceleration due to earth gravity. ठीक है, आप मून पे भी ले सकते हो और अनदर प्लैनेट के भी ले सकते हो। हम पर्टिकुलर अर्थ की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे r इज ग्रेटर देन r, आपने इक्वेशन डिराइव किया है कि भाई ये अर्थ है जिसका मास है m और इसकी रेडियस r है। यहाँ पे कोई मास पार्टिकल है m, दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस है r, तो दोनों के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, Gm/r²। ठीक है, सो फोर्स डिवाइड बाय मास मतलब एक्सेलरेशन Gm/r²। तो r इज ग्रेटर देन r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिला, Gm/r²। और ऑन सरफेस यहां पे ये अर्थ सरफेस है बच्चों, मतलब r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, Gm/r²। ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन के अंदर g किसके ऊपर डिपेंड है, तो जिसके थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके मास के ऊपर डिपेंड है, मतलब m के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं है, इवन ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर पर डिपेंड नहीं है, इसके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं हो। किसके ऊपर डिपेंड है, तो जिसके थ्रू ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका मास। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, मतलब इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। Okay, but depends on the mass of the earth and height, depth or latitude of the earth। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ एंड विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। ठीक है, G is a vector quantity, its direction towards the center of earth। क्यों बच्चों ऐसा है, तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो बॉडी कहां जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर, बॉडी कहां जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया, इसलिए लिखा है कि डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, और वैल्यू बच्चों आप जानते हो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए इतना आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, एक्चुअली में बच्चों ये मेन पॉइंट की नोट्स है जो आपको खुद बनाना चाहिए, लेकिन मैंने बना के आपको दिया और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया जिससे आप अच्छे से समझ लो और प्रिपरेशन कर लो और उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करना। चलो, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो बच्चों आप जानते हो कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली स्फीयर, यहाँ पे स्लाइडली रेडियस कम है और यहाँ पे रेडियस ज्यादा है। ये पोल और एक इक्वेटर एक्सिस है। ओके, ये जो रेडियस है 21 किलोमीटर लेस है एज कंपेयर टू इक्वेटर।
ये 6400 किलोमीटर है, तो -21 उतना ही डिस्टेंस आपको मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, G इक्वल टू हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, G me/r²। डिस्टेंस कम होगा तो G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जिसका डिस्टेंस कम होगा वहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा मिलेगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि G पोल इज ग्रेटर देन G इक्वेटर। कितना ज्यादा है वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप याद रखो कि G पोल इज ग्रेटर देन G इक्वेटर। ठीक है, कितना, तो 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो आपको ये याद रखना है, ये जो डिस्टेंस है इससे ये डिस्टेंस 21 किलोमीटर कम है। चलो, अब हाइट के साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज होता है, तो फॉर्मूला बच्चों आपने डिराइव किया है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे कि इफ r इज लेस देन re, या तो h इज लेस देन re, मतलब अर्थ सरफेस से जो हाइट है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ अगर नेग्लिजिबल है, इस सिचुएशन में जी एच इक्वल टू हम ए वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, G1 - 2h अपॉन r। ए क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ हाइट h है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ हाइट h। ये डिफरेंस है G माइनस ए डेल्टा G है, h हाइट पे चेंज इन एक्सेलरेशन है। ओके, अर्थ सरफेस से हम h हाइट पे जाएंगे तो चेंज इन एक्सेलरेशन कितना होगा, gh इक्वल टू G1 - 2h अपॉन re, जो आपने थियोरी के अंदर डिराइव किया था। अब इसकी एब्सोल्यूट कितनी वैल्यू होगी, भाई h हाइट पे गए तो एक्चुअल में h हाइट के लिए कितनी वैल्यू, तो 2h G अपॉन r। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मतलब समझ में आया बच्चों कि भाई पर्टिकुलर सरफेस से अर्थ पे गए तो ये पोर्शन के अंदर कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो 2h G अपॉन r। ये चेंज था और ये मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू मिल गई। इसका परसेंटेज निकालना है, फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर हमने पढ़ा था बच्चों। फ्रैक्शनल कितना डिक्रीज हुआ, डेल्टा G अपॉन G, डेल्टा G अपॉन G। डेल्टा G हमारे पास है 2h G अपॉन r अपॉन G, G कैंसिल हो गया, 2h अपॉन r। ओके, और परसेंटेज के लिए 100 से मैंने मल्टीप्लाई करना। ठीक है, द लॉस इन द वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास m एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 2mgh अपॉन r, 2h अपॉन r इंटू mg। नया कुछ नहीं है, h हाइट पे जाओगे तो एक्सेलरेशन कितना डिक्रीज होगा, 2h अपॉन re जितना, तो ये इसके एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय mg, तो इतना वेट लॉस होगा, एक्सेलरेशन लेस होगा, जिसकी वजह से वेट क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। तो ये 4th पॉइंट भी आपको याद रखना है और अच्छे से। जिस तरह से हाइट के लिए डिस्कस किया, सेम अब डेप्थ के लिए, तो g की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 4/3 πr³ इंटू रूट। इससे पता चल जाएगा कि g इज प्रोपोर्शनल टू 200, सॉरी g इज प्रोपोर्शनल टू r। आपने सरफेस के लिए लिया, दोनों का रेशियो निकाला, तो आपको एक फॉर्मूला मिल गई बच्चों, g' इक्वल टू G1 - d अपॉन r। आपने थियोरी पोर्शन में सब कुछ पढ़ा है। चलो, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो d अपॉन re इंटू जी। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो d अपॉन re, और परसेंटेज तो इंटू 100। ठीक है, जिस तरह से आप ऊपर गए सेम अगर नीचे आओगे तो भी यही mg इंटू डी अपॉन re जितना वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब मुझे g वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करना है। ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस है,
यहां से मैं टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा हूं और यहां से मैं हाइट पे जा रहा हूं। मान लो कि हाइट h है और एक डेप्थ d है। ठीक है, अगर हाइट पे जाओगे तो मुझे यहां पे कुछ मिला g ऑफ h इक्वल टू 1g 1 माइनस 2h अपॉन r। डेप्थ के लिए आपने पढ़ा g 1 माइनस d अपॉन r। अर्थ की बात कर रहे हैं तो g लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों मुझे यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ है? g वर्सेस r का ग्राफ है। मैंने क्या कहा बच्चों, सरफेस से नीचे जाओगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, सरफेस से ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, लेकिन सेंटर से ऊपर जाओगे तो क्या होगा? सेंटर से ऊपर जाओगे तो अप टू सरफेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। तो सेंटर पे कितना, सेंटर पे एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? ये पॉइंट है, d इक्वल टू r ही ले लो, ये इक्वेशन में d इक्वल टू r ही ले लो, ये तो जीरो हो गया। मतलब अर्थ की सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसा है? जीरो। एट द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो। सेंटर से लेके सरफेस की तरफ जाएंगे हम, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो r की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और d की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू g प्रोपोर्शनल टू r। और इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद बाहर की तरफ जैसे जैसे ऊपर जाओगे एक्सेलरेशन डिक्रीज अकॉर्डिंग टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ये r लेस देन r है और ये r ग्रेटर देन r है। इतना समझ में आ गया बच्चों? ये g वर्सेस r का ग्राफ है। सेंटर से लेके जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे जैसे सरफेस के बाहर जाओगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। वेरिएशन इन इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g विथ लैटिट्यूड ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। अब जब अर्थ, आपको पता है कि अर्थ की दो मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन है और दूसरी स्पिन मोशन है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस एंड अराउंड द सन। ऐसे दो मोशन वो परफॉर्म करता है। मान लो कि यहां पे इसकी ऑन एक्सिस पे उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है। ये बुक में नहीं है लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। यहां पे ड्रॉ करता हूं। चलो, ये आप जानते हो बच्चों, अभी भी डिस्कस भी किया है। ये पोल पॉइंट है और ये इक्वेटर है। ठीक है, अभी यहां पे एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया P और ये सेंटर है। तो ओपी लाइन जो है इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। जो P पॉइंट है सेंटर के साथ, सॉरी P और O के जोड़ती हुई जो लाइन है इक्वेटर के साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहेंगे हम लैटिट्यूड। उसे क्या नाम दिया बच्चों? लैटिट्यूड। तो एक्सिस के लिए, इक्वेटर एक्सिस के लिए लैटिट्यूड क्या होगा? 0, और पोल के लिए लैटिट्यूड क्या होगा बच्चों? 90। चलो इतना समझ में आया। ये P पॉइंट यहाँ पे रखो तो लैम्डा 0 हो जाएगा, मतलब इक्वेटर एक्सिस हो गई। अगर P पॉइंट यहाँ रखा तो लैम्डा 90 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया? पोल हो गया। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक
इक्वेशन है g dash इक्वल टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, g dash इक्वल टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये इक्वेशन के अंदर अगर मैंने लैम्डा 0 ले लिया इक्वेटेड एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे g dash इक्वल टू क्या मिलेगा, g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैंने पोल लिया, ध्यान से देखो बच्चों, दोनों लिखा है मैंने, ए इक्वेटर के लिए ओके, और ए पोल के लिए। इससे क्या पता चलता है बच्चों कि भाई इक्वेटर पे एक्सेलरेशन g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर और पोल पे एक्सेलरेशन g डैश इक्वल टू g है। मतलब जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, व्हेन मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द एक्सेलरेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा तो ये जो वैल्यू है कॉस लैम्डा की जो वैल्यू है क्या होगी, बोलो, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन मूव टुवर्ड्स द पोल, व्हेन मूव टुवर्ड्स द पोल एक्सेलरेशन इज इंक्रीज। सिलेबस से निकाल दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेटीट्यूड, तो ये फॉर्मूला है। 2 पॉइंट याद रखना, इक्वेटर एंड पोल, ठीक है। चलो, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी एंड कैपिटल जी, ये तो बच्चों आप अच्छे से जानते हो, बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ऐसा नहीं लिखना है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आप जानते हो। m इक्वल टू बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो मास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, 4/3 पाई जी आर ए इंटू रो, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, रो, तो रो इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3g, रो इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई जी आर। ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज डिफाइंड एज मास एंड मास अंडर द ग्रेविटी इज नोन एज वेट। मास के एक्चुअल में 2 टाइप है, एक मास ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया मास, दूसरा ग्रेविटेशनल मास। लेकिन प्रैक्टिकली दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट हम इक्वल कंसीडर करते हैं, इसलिए जब भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में सोचते हैं तो कभी इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास को कभी सेपरेट नहीं करते, दोनों को एक ही मास से हम कंसीडर करते हैं। द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी to the acceleration produced in it is due to external forces called the inertial mass. Okay, F equal to ma, जो फॉर्मूला है उसमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो कौन सा मास है, जो मास मिलेगा वो कौन सा है, इनर्शियल मास। लेकिन the ratio of the gravitational pull of the earth on a body to the acceleration produced by gravitational force, तो उसे क्या कहेंगे हम, ग्रेविटेशनल मास। और यहाँ पे क्लियर लिखा है कि एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट mi इक्वल टू mg इक्वल टू m, ये आपको याद रखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना। f इक्वल टू ma जो फॉर्मूला है उसमें जो मास है वो इनर्शियल मास है, और f इक्वल टू mg फॉर्मूला के अंदर जो मास है वो ग्रेविटेशनल है। बस सिंपल इतना याद रखो। वेट का मतलब तो आप जान रहे हो कि मास अंडर द ग्रेविटी इज नोन एज वेट, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो चैप्टर को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, इतना आप याद रखना, ठीक है बच्चों। आज मैंने क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटेंसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट एनर्जी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस करेंगे और सैटेलाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों।
Wish you all the best.